नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रंजीत यादव और ये वीडियो हम पहली बार हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हमें रिक्वेस्ट की छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर बनी फिल्म छावा, जो कि एक बहुत बढ़िया फिल्म है। इस फिल्म के बारे में बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, बहुत सारा गुस्सा लोगों के मन में है। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद उनके परिवार का क्या हुआ, छत्रपति संभाजी महाराज के बाद मराठों का क्या हुआ, छत्रपति संभाजी महाराज के बाद मुगलों का और औरंगजेब का क्या हुआ, ये भी सवाल लोगों के मन में है। क्योंकि फिल्म एक ऐसे पड़ाव पे आके रुक जाती है जहां छत्रपति संभाजी महाराज की मौत हो जाती है और जिसके बाद वाली कोई भी कहानी फिल्म में सुनाई नहीं गई है। इसके पहले हम मराठी में ये वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम बता चुके हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की मौत के बाद मराठों का, मुगलों का और उनके परिवार का क्या हुआ। लेकिन इस बार ये वीडियो हम हिंदी में करके यही मैसेज पूरे भारत में सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्रियन हैं या मराठी समझते हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये वीडियो खुद देखें और अपने सभी हिंदी भाषी मित्रों को या अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर भेजें ताकि उनको उनके दिमाग में जो सवाल है उनके जवाब मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म में आपने देखा कि 13 फरवरी 1681 के दिन औरंगजेब बुरहानपुर आया था। उसके बाद तकरीबन 8 साल वो छत्रपति संभाजी महाराज से लड़ता रहा, जिसके अंत में छत्रपति संभाजी महाराज को उसने 1 फरवरी 1689 को कैद किया और उसके बाद 40 दिन बहुत सारी यातनाएं देने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद तुरंत मुगलों ने मराठों की राजधानी रहे रायगढ़ को घेर लिया। रायगढ़ पे उस वक्त मौजूद थी छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई, उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के भाई राजाराम महाराज और उनका परिवार। उस समय महारानी येसुबाई ने अगले 10 महीनों तक मुगलों से संघर्ष किया और रायगढ़ को बचाए रखा, लेकिन अंततः रायगढ़ एक संधि के तहत मुगलों को देना पड़ा क्योंकि बहुत दिनों तक रायगढ़ लड़ नहीं सकता था। तो इसके कारणवश मराठा और मुगलों में संधि हो गई और उसके बाद औरंगजेब की सेना ने यानी जुल्फिकार खान ने येसुबाई और उनके बेटे युवराज शाहू को कैद कर लिया। मतलब 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी और उनके बेटे दोनों भी औरंगजेब के कैद में रहे। उसके बाद छत्रपति राजाराम महाराज को मराठों ने अपना छत्रपति बनाया। राजाराम महाराज छत्रपति संभाजी महाराज के भाई थे। उनके नेतृत्व में मराठा तमिलनाडु के जिंजी से औरंगजेब का सामना करते रहे। इस संघर्ष में अंततः 1700 साल में राजाराम महाराज की भी मौत हो गई। उसके बाद राजाराम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई ने कमान संभाली और उनके कार्यकाल में औरंगजेब को मराठों ने सबसे ज्यादा घेरा भी और पीटा भी। सन 1703 में, 1704 में, 1705 में मराठों ने गुजरात भी जीत लिया। मराठों ने मालवा, तेलंगाना और कर्नाटक में कई जगहों पर मुगलों को धूल चटाई और औरंगजेब को बुरी तरह से परास्त कर दिया। उस पूरे कार्यकाल में महारानी ताराबाई ने औरंगजेब का दक्षिण और मध्य भारत का बहुत सारा शासन और बहुत सारा शासित राज्य अपने हाथ में ले लिया। उस समय परेशान औरंगजेब महाराष्ट्र के एक किले से दूसरे किले तक भटकता रहा। मतलब जब 1681 में औरंगजेब महाराष्ट्र आया था तब से जाकर 1707 में उसकी खुद की मौत तक औरंगजेब महाराष्ट्र से बाहर नहीं जा पाया। वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए हुए साम्राज्य को जीतने आया था, लेकिन अंतिमतः छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बहू थी ताराबाई, उन्होंने औरंगजेब को बुरी तरह से परास्त किया और अंततः औरंगजेब महाराष्ट्र की मिट्टी में यही मर गया, लेकिन वो महाराष्ट्र को जीत नहीं सका क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के मौत के बाद मराठे इतने गुस्से से भरे थे कि वो कभी भी हार नहीं मान रहे थे। कुछ लोगों ने जरूर मुगलों का साथ दिया होगा, लेकिन पूरा मराठा साम्राज्य ताराबाई के साथ खड़ा था और उन्होंने बहुत बुरी तरह से मुगलों को हरा दिया। लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद मुगल महाराष्ट्र छोड़कर चले गए। उन्होंने ये जो लड़ाई थी ये लड़ाई रोक दी और औरंगजेब के जो बेटे थे आजम शाह, उसने छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे को यानी शाहू महाराज को अपनी कैद से भी रिहा कर दिया।
तो शाहू महाराज महाराष्ट्र में आ गए। उन्होंने महाराष्ट्र में आकर अपना राज्य अपने हाथ में ले लिया। वो फिर से एक छत्रपति बन गए 1708 में। लेकिन उस तरफ औरंगजेब की मौत के बाद उसके जो 3 बेटे थे, जिनका नाम था मुअज्जम, दूसरे का नाम था आजम शाह और तीसरे का नाम था काम बख्श, ये तीनों लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे दिल्ली की गद्दी के लिए, जिसमें मुअज्जम की जीत हुई और मुअज्जम ने काम बख्श और आजम शाह दोनों की हत्या कर दी। उसके बाद मुअज्जम दिल्ली का बादशाह बना। उसने अपना नाम बहादुर शाह कर लिया सन 1708 में। जब मुअज्जम दिल्ली का बादशाह बना तब उसकी उम्र थी 63 साल, यानी वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। तो 1712 तक मुअज्जम शासन कर पाया, लेकिन 1712 में उसकी मौत हो गई। तो उसकी मौत के बाद उसके 7 बेटों में संघर्ष की शुरुआत हो गई। उस संघर्ष के बाद उसके जहांदर शाह नामक बेटे ने बाकी 6 भाइयों की हत्या की और वो खुद दिल्ली का बादशाह बन गया। ये साल था सन 1712। सन 1713 में सिर्फ 11 महीनों के बाद उसी जहांदर शाह के एक भतीजे ने यानी फर्रुख सियर ने जहांदर शाह की हत्या कर दी और इसके लिए फर्रुख सियर की मदद की दिल्ली के सैयद बंधुओं ने। दिल्ली में सैयद हुसैन अली और सैयद हसन अली नाम के 2 सैयद भाई थे, जिनके हाथ में दिल्ली की पूरी सत्ता इस वक्त समाई हुई थी। क्योंकि पहले तो जहांदर शाह अपनी लाल कुंवर नाम की एक रखेल के साथ मस्त रहा करता था, ना वो शासन करता था ना कुछ काम करता था, पूरा शासन ये दोनों भाई संभालते थे। फिर फर्रुख सियर ने 1713 में दिल्ली की गद्दी संभाली, जिसने 1718 तक मुगलों के उस तख्त पे बैठ के दिल्ली पर शासन किया। लेकिन फर्रुख सियर खुद भी एक नाकाम बादशाह निकला। उसको ऐसा लगने लगा था कि हम सैयद बंधुओं को अगर दूर कर देंगे तो पूरी सत्ता उसके खुद के हाथ में आ जाएगी। इस वक्त जब फर्रुख सियर दिल्ली पर राज कर रहा था, उस वक्त मराठा शासन दक्षिण में पुख्ता हो रहा था। छत्रपति शाहू महाराज के नेतृत्व में शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ, खंडेराव दाभाडे, पंत प्रतिनिधि और बहुत सारे मराठा सेनानियों को साथ में लेकर एक बहुत बढ़िया और मजबूत मराठा शासन का निर्माण किया, जिसके कारण मराठा मुगलों का मध्य भारत का पूरा हिस्सा जीत चुके थे और मराठा चाहते थे कि वो दिल्ली की ओर बढ़े। सैयद बंधुओं ने इसी चीज का फायदा उठाया। सैयद हुसैन अली ने मराठों को अपने साथ लिया और मराठों को लेकर वो दिल्ली की ओर चला। अब तक ऐसा हो रहा था कि मुगल मराठों को हराने के लिए महाराष्ट्र में आया करते थे। अब पहली बार सन 1718 में मराठों की एक सेना बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में, जिसमें बाजीराव पेशवा भी थे, 15,000 की सेना लेकर दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में जाकर सैयद हुसैन अली, मराठा और राजपूत ये तीनों ने मिलकर दिल्ली के भरे दरबार में फर्रुख सियर को दिल्ली की गद्दी से उतारा और उसकी आंखें निकाल दी। छत्रपति संभाजी महाराज का ये बदला था। मराठे छत्रपति संभाजी महाराज की मौत को कभी नहीं भूले थे, वो आज तक नहीं भूले हैं। उस समय तो उनके मन में क्या गुस्सा रहा होगा। तो फर्रुख सियर को उन्होंने कैद कर लिया, जिस कैद में फर्रुख सियर की मौत हो गई। फर्रुख सियर की मौत के बाद मराठों ने और हुसैन अली ने दिल्ली के गद्दी पर रफ़ी उद रजत नाम के एक नए लड़के को बिठा दिया, जिससे मराठों ने 50 लाख रुपए वसूले और महारानी येसुबाई, जो छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी अभी भी मुगलों के कैद में थी, उसको मराठों ने रिहा कर दिया। इसके बाद मराठे महाराष्ट्र में वापस आ गए और दिल्ली पर रफ़ी उद रजत राज कर रहा था। रफ़ी उद रजत ज़्यादा दिन नहीं जी पाया, जिसके कारण मराठों ने और सैयद हुसैन अली ने फिर से रफ़ी उद्दौला नाम के उसी के भाई को दिल्ली के गद्दी पर बिठाया। रफ़ी उद्दौला भी कुछ ही समय में मर गया। तो फिर से मुअज्जम के पोते को मोहम्मद शाह रंगीला को 1719 में दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया। इस मोहम्मद शाह रंगीला ने 1719 से 1748 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। ये मोहम्मद शाह रंगीला उसके नाम की तरह ही बहुत रंगीला था। ये हमेशा अपनी पत्नियों के साथ, रखेलों के साथ मस्त रहता था और वो कोई शासन नहीं करता था।
इसके कारण इसका पूरा राज्य सैयद बंधुओं के हाथों में था। लेकिन कुछ ही सालों में इस मोहम्मद शाह रंगीला ने दोनों सैयद बंधुओं को मरवा दिया। इन दोनों को मरवाने के बाद पूरी सत्ता उसके हाथ में तो आ गई, लेकिन दिल्ली की जो चमक थी वो खत्म हो गई, दिल्ली की जो ताकत थी वो खत्म हो गई, दिल्ली का जो डर पूरे हिंदुस्तान में हुआ करता था वो खत्म हो गया। यानी औरंगजेब 1707 में मरा और उसके बाद सिर्फ 15 साल में मुगलों का ये हाल हो गया कि अब मुगलों की ताकत दिल्ली के बाहर भी नहीं बची। उस समय मराठों के एक सेनानी बाजीराव पेशवा इतने ताकतवर बन गए थे कि उन्होंने गुजरात, राजपूताना, बहुत सारा बंगाल, बहुत सारा मालवा, बहुत सारा तेलंगाना जीत लिया और वो दिल्ली के दरवाजे पर खड़े थे। इस मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में उसने मराठों को किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया, जिसके कारण मराठे ऊपर की तरफ फैलते गए और वो दिल्ली तक पहुंच गए। इसी मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली को लूट लिया। इस नादिर शाह ने ना कि सिर्फ दिल्ली को लूटा, इसने मोहम्मद शाह रंगीला के 400 पत्नियां और रखेलों को भी लूट के ले गया। उसके साथ मोहम्मद शाह रंगीला की एक बेटी को भी उठा के ले गया। इतना बुरा हाल इस मुगल सल्तनत का हो चुका था। सन 1748 में इस मोहम्मद शाह रंगीला की मौत हो गई और उसके बाद उसका बेटा अहमद शाह गद्दी पर आया। 1752 तक आते आते मराठे पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सत्ता बन गए थे। छत्रपति संभाजी महाराज का जिस औरंगजेब ने कत्ल कर दिया था ये सोच के कि मराठे खत्म हो जाएंगे, वो मराठे 1752 में इस देश की सबसे बड़ी सत्ता थे। और उस वक्त दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली को मराठों की जरूरत थी। तो 1752 में मराठों के साथ इस अहमद शाह ने एक संधि की, इसको अहमदिया करार बोला जाता है। इस संधि के तहत मुगलों ने ये मान लिया कि मराठे इस देश की सबसे बड़ी सत्ता है और मुगलों को इस देश में जिंदा रहने के लिए, दिल्ली को जिंदा रहने के लिए मराठों की ज़रूरत है। तो मराठों ने दिल्ली को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा ले लिया। एक प्रकार से दिल्ली की सत्ता मराठों की वेसल स्टेट बन गई, जागीरदारी स्टेट बन गई, जिसके कारण अब दिल्ली को बचाने का पूरा काम मराठे कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली के मुगल सल्तनत में इतनी हिम्मत नहीं थी। जिसके बदले मुगल हर साल मराठों को 50 लाख रुपए देने वाले थे और उसके अलावा हिंदुस्तान के हर सूबे का चौथाई वसूल करने का, यानी 1/4 ऑफ रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार मराठों के पास था। यानी अब पूरे हिंदुस्तान में मराठे पूरे अधिकार के साथ 1/4 ऑफ रेवेन्यू वसूल कर सकते थे। एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान को मराठे ही कंट्रोल कर रहे थे, बस दिल्ली के गद्दी पर मुगल बादशाह बैठ रहा था। 1760 आते आते मुगलों की ये हालत हो गई थी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बादशाह बनेगा, उस बादशाह के खर्च के लिए कितना पैसा उसको दिया जाएगा, उस बादशाह के पत्नियों के लिए, उसके घर खर्च के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये सब मराठा देखा करते थे। अगर मराठा पैसे दे तो उसी पैसे से दिल्ली के बादशाह का खर्चा चलता था। मराठों की ये ताकत थी और इसीलिए मैं कहता हूँ कि छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला मराठे हर वक्त ले रहे थे, हर साल ले रहे थे। हर 10 साल में मराठों ने मुगलों की और दिल्ली की ये हालत कर दी थी कि मुगल मराठों के बिना जी नहीं पा रहे थे, ना मर पा रहे थे। सन 1803 तक, यानी दिल्ली जब अंग्रेजों ने जीत ली, उस वक्त तक दिल्ली पूरी तरह से मराठों के हाथ में रही। दिल्ली का हर बादशाह मराठों ने बनाया हुआ था। इसीलिए मैं कहता हूं कि औरंगजेब जिन मराठों को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र में आ रहा था, जिन मराठों को खत्म करने का सपना वो देख रहा था, छत्रपति संभाजी महाराज का कत्ल करके, उनका खून करके उसको जब लग रहा था कि मराठे खत्म हो जाएंगे, वो मराठे कभी नहीं खत्म हुए। ये मराठों का अभिमान है और मैं ये बहुत अभिमान से कह रहा हूँ कि छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला मराठों ने उसके बाद अगले 100 सालों तक लिया ही और लेते रहे। तो इस प्रकार से मुगलों का आगे का हाल रहा।
जैसे मैंने पहले बोला, छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज ने 1707 से लेकर 1749 तक मराठों की गद्दी से राज्य किया। उनकी पत्नी, छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी 1719 में दिल्ली से महाराष्ट्र वापस आई। उनकी मौत 1728 में हुई। जब उनकी मौत हुई तब येसुबाई ने यह देखा कि उनका बेटा पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी ने बहुत सारी यातनाएं सही, बहुत सारा त्याग किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने वो दिन भी देखा जब मराठों का परचम पूरे हिंदुस्तान पर लहरा रहा था। तो ये था वो वीडियो जो हम पूरे देश के लिए कर रहे थे। हम चाहते थे कि ये घटनाएं हिंदी में पूरे देश के पास पहुँचे। तो अगर ये वीडियो आप मराठी में देख रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे देश तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदी भाइयों तक पहुँचाए जिनको छावा देखने के बाद बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है। ये वीडियो करने के लिए हमारे एक दर्शक ने हमें रिक्वेस्ट की थी और उस रिक्वेस्ट के तहत हमने ये वीडियो की थी। हम उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप अगर लाइक भी करेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। वीडियो को लाइक करिए, आपकी कमेंट करके आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।